जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि यूपी जो लेखपाल की आगामी परीक्षा है उसके लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने लेखपाल का सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें आपके 100 प्रश्न आने हैं। ठीक है, जिसमें आपके 100 प्रश्न आने हैं, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन तो आपका हिंदी का होगा, 25 क्वेश्चन आपका जीके का होगा, 25 क्वेश्चन आपका मैथ का होगा और 25 क्वेश्चन आपका क्या होगा, ग्रामीण समाज और प्रवेश का होगा। ठीक है, तो ये जो 25 क्वेश्चन हिंदी का है, तो फ्रेंड्स आज से हम लोग 20-20 क्वेश्चन यानी कि 20-20 क्वेश्चन लेके आए हैं सीरीज। ऐसे ही 5 सीरीज आएगी आपकी, जो कि घटना चक्र और प्रीवियस ईयर से मैंने इसको लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। बात करें अगर यूपीपी के बच्चों के लिए, तो जी हाँ फ्रेंड्स, वो यूपीपी के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आगामी यूपीपी की भी परीक्षाएं जो है आएंगी आगे भविष्य में। ठीक है, आपको पता है जल्द ही उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यूपीपी में भी हिंदी मायने रखती है और वो बच्चे भी इसको देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग क्वेश्चन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, आज का क्या है पहला प्रश्न। कह रहे कि जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं। ठीक है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं, वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपने सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो इसके सेकंड लाइन में अगर देखेंगे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, तो यहाँ पानी का 3 अर्थ होता है। पानी का अर्थ मोती के रिस्पेक्ट में चमक होता है, पानी का अर्थ मानुष अर्थात मनुष्य के रिस्पेक्ट में प्रतिष्ठा होती है, और पानी का अर्थ चून के रिस्पेक्ट में यानी कि चूने के रिस्पेक्ट में पानी ही होता है। तो इसमें क्या है, आपका श्लेष है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ हों। इसके बाद अगर हम लोग पहले ऑप्शन को देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रूपक। रूपक के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रह जाए। ठीक है, या फिर जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। ठीक है, यानी कि जिसकी आप तुलना कर रहे हो, जिससे आप तुलना कर रहे हो, ठीक है, जिसकी तुलना कर रहे हो और जिससे कर रहे हो, दोनों में अगर भिन्नता ना रह जाए, ठीक है, एक रूपता पाई जाए, ठीक है, वहां पे क्या होगा, रूपक। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पे क्या है, चरण में कमल का भेद ना रखकर एक रूपता बताई गई है। अगर कह दिया जाए कि राधा चरण गुलाब, ठीक है, तो यहाँ पे राधा के चरण को ही गुलाब मान लिया गया है, कोई अंतर नहीं रह गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करते हो, यहाँ पे जो दिया गया है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, कोई शब्द बार बार आता है, यानी कि कोई भी शब्द भिन्न भिन्न बार आता है और वहाँ उसका अर्थ भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे अगर कह दिया जाए, काली घटा की घमंड घटा। ठीक है, काली घटा की घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा घटा 2 बार है, तो एक घटा का मतलब घट जाना, एक घटा का मतलब हो जाता है बादल। ठीक है, काली घटा अर्थात बादल, की घमंड घटा अर्थात घट जाना। तो आया ना, घटा शब्द 2 बार आया और इसका अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे जगह पे क्या होता है, यमक। और आपने यमक का एक फेमस एग्जाम्पल सुना होगा, कनक कनक के सौगुनी माँ दत्ता अधिकार, या खाए बहुराय जग, वा पाए बहुराय जग। तो यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। डी ऑप्शन की अगर आप बात करोगे, तो डी वाला जो है उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा की अगर बात किया जाए, तो जहाँ पे आपका
उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे सोहा तोड़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पे आपका इस एग्जाम्पल में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र धारण किए हुए मानो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे सूर्य ही निकल आए हैं। ठीक है, तो उपमेय में उपमान की संभावना किया जाए, जहां पे वहां पे क्या होता है, उत्प्रेक्षा। आई होप आपको समझ में आया होगा पहला। दूसरे पे चलते हैं कि दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या, ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि अनपढ़ में कौन सा समास है, अनपढ़ में कौन सा है। यहां पे देखिएगा तत्पुरुष समास का एक स्पेशल टाइप होता है, आपने पढ़ा होगा ना या तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें अक्सर निषेधात्मक बातें आती हैं, नकारात्मक बातें, जैसे अभाव हो गया। ठीक है, अभाव हो गया, ना चल हो गया। ठीक है, ना चल हो गया, अभाव हो गया। तो इसमें क्या आती है, निषेधात्मक बातें, ना या तत्पुरुष। आपने पढ़ा होगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। और एक और होता है, ध्यान देना, वो हमारा कौन सा होता है, न या तत्पुरुष होता है। ठीक है, चलिए, तो ये उसी का एक स्पेशल टाइप है। अनपढ़ में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। बात करें अगर द्वंद्व समास की, जो पहला ऑप्शन है, तो द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होता है वहां पे होता है द्वंद्व समास। अक्सर बीच में क्या आते हैं, योजक चिन्ह, यानी कि जो माइनस की तरह दिखता है, योजक चिन्ह उसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, रात दिन, ठीक है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ऐसे शब्दों में क्या होता है, द्वंद्व। अक्सर विलोम आते हैं परंतु हमेशा विलोम नहीं होता। ठीक है, द्विगु समास की बात किया जाए तो द्विगु जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, अर्थात किसी गिनती को व्यक्त करेगा। जैसे चौराहा हो गया, चार राहों का समूह, तिराहा होगा, तीन राहों का समूह। ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पे पहला पद संख्यावाचक हो, ठीक है, वहां पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। इसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास की। तो याद रखिएगा जहां पे पहला पद विशेषण हो, विशेषण का मतलब जो किसी की विशेषता बताए, वहां पे होगा कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, हमने क्या कह दिया, नील कमल। तो याद रखिएगा कमल कैसा है, नीला है, तो कमल की विशेषता बता रहा है ना, नील कमल कैसा है, नीला। तो यहाँ पे नील कमल में कौन सा आ जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखना, कह रहा है कि पहाड़ी का पर्यायवाची है, पहाड़ी का पर्यायवाची है। तो इसको याद रखिएगा। देखना, पहाड़ी का मतलब होता है कर अर्थात हाथ। तो पहाड़ी का जो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न डी वाले में हस्त दिया, हस्त दिया होता तो सही होता। हस्ती माने क्या होता है, हाथ नहीं होता है। ठीक है, तो पहाड़ी का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आपका हस्त होता है, कर होता है, ठीक है, हाथ होता है, ठीक है, भुज होता है। तो ये पहाड़ी का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि आवाहन का विलोम क्या होता है। तो आवाहन का मतलब होता है किसी, जैसे आपने सुना होगा पुराने जो सीरियल्स आते हैं रामायण महाभारत में, वहां पे कोई देवी देवता होते हैं या कोई राक्षस होते हैं, तो क्या होता है, देवी देवता का वो क्या करते हैं, आवाहन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, बोलते हैं ओम आवाहयामी, मतलब आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो आपका बी वाला आपका सही हो जाएगा, जिसको बोलते हैं विसर्जन, यानी कि उसको दूर करना, भेजना। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवाहन का हो जाएगा उल्टा विसर्जन होएगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 क्या कह रहा है कि हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा हिंदी व्याकरण में व्युत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार के शब्दों का उल्लेख नहीं है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से कौन कौन से आते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जैसा कि ऑप्शन ए दिया है वो बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि ये व्युत्पत्ति की दृष्टि से आता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पे जो आपका सी वाला दिया है, सी वाला ये नहीं आता है।
अपभ्रंश नहीं आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। आपने पढ़ा होगा हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। सबसे पहले क्या है देखना, संस्कृत, जिसका कार्यकाल माना जाता है 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी, ठीक है। 1500 बीसी से लेके 500 बीसी। संस्कृत में आपका दो संस्कृत आपने पढ़ा, एक कौन सा पढ़ा होगा कि वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कार्यकाल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी और लौकिक संस्कृत का कार्यकाल 1000 बीसी से लेके 500 बीसी। दोस्त, वैदिक संस्कृत वही था जिसमें वेद, पुराण, उपनिषद आदि की रचना हुई, ठीक है। और लौकिक संस्कृत क्या था, जिसमें रामायण, महाभारत आदि की रचनाएं की गई। तो संस्कृत से आया पाली, पाली से आया प्राकृत, प्राकृत से बाद आया अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी। संस्कृत, पाली, प्राकृति, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृति, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। तो जो शब्द संस्कृत के हों और सीधा सीधा हिंदी में लिखा जाए वो हमारा क्या होगा, तत्सम होगा। जो शब्द संस्कृत का हो और उसे हिंदी में चेंज करके लिखा गया हो वो हमारा क्या होगा, तद्भव। तो सबसे अच्छा तरीका है जो शब्द आपको देखने में लगे कि हाँ संस्कृत के जैसा दिख रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। तो 6 नंबर का आपका देखिए डी वाला सही हो जाएगा, कुपुत्र। ये कुपुत्र क्या है, तत्सम है, ठीक है। बाकी अगर आपको बता देते हैं जो कपूर है, आप याद रखिएगा इसके बारे में। कपूर शब्द तद्भव है। कपूर का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर होता है, ठीक है। क्या होता है, कर्पूर होता है। चलिए, आपने एक श्लोक सुना होगा कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। तो ये क्या संस्कृत का श्लोक है। यहाँ पे कर्पूर आता ना, तो कर्पूर क्या है, तत्सम है, जबकि कपूर क्या है, तद्भव है, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। चलते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहे कि मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से निर्मित शब्द होगा। देखना, यह एक संधि का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसको आप मिलाओगे तो क्या बनेगा। संधि का मतलब होता है मेल करना, दो शब्दों को जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना मृत्यु प्लस उपरांत। यहाँ पे मृत्यु देखेंगे तो छोटा ऊ पे आपका यानी कि ऊ पे खत्म हो रहा है और उपरांत आपका शुरू हो रहा है छोटा ऊ पे। तो आपने एक पढ़ा होगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, लघु प्लस लघु मिलके दीर्घ हो जाता है, या लघु दीर्घ मिलके भी दीर्घ होता है, दीर्घ लघु भी मिलके दीर्घ होता है। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो मृत्यु प्लस उपरांत बराबर मृत्यु उपरांत, जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगा हो, देखना कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला आपका बिल्कुल सही है। और इसमें कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, 5 भेद होते हैं किसके, स्वर संधि के। कौन कौन सा, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहे हैं कि जिसकी गर्दन सुंदर है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जिसकी गर्दन सुंदर है, तो सुंदर उसको क्या बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुग्रीव। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। कैसे, सु का मतलब हो गया अच्छा, अग्रीव का मतलब क्या हो गया, गर्दन। इसको जब आप ब्रेक करोगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखना सु अग्रीव आ जाएगा, ठीक है। सु का मतलब अच्छा और ग्रीव का मतलब क्या हो जाएगा, गर्दन। तो आपका कौन सा आ जाएगा, डी वाला। अर्थात जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या बोलेंगे, सुग्रीव बोलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 9 वाला हमारा दिया है कि तूती बोलना। तूती बोलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखना फ्रेंड्स, आपका मुहावरे से 1-2 प्रश्न तो आना फिक्स है। तो तूती बोलना, सबसे पहले इसका अर्थ जान लीजिए कि तूती बोलना का मतलब होता है कि गुस्से से बोलना, गुस्सा कर बोलना। अब कोई व्यक्ति अगर गुस्सा के कुछ भी बोलता है तो क्या हो जाता है, वो तीतर बितर हो जाएगा, यानी कि इधर उधर तीतर बितर हो जाएगा। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा। तूती बोलना अर्थात गुस्से से बोलना, गुस्से से बोलना अर्थात ये हो जाएगा तीतर बितर होना, सब कुछ तीतर बितर हो जाएगा, ठीक है।
याद रखिएगा यहाँ पे 9 का डी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 10वें की ओर। 10वां क्या कह रहा है देखना ध्यान से। ये कह रहे हैं कि कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है। पहला क्या है, अंकों की औसत अच्छी है। ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखना वचन संबंधी क्या है, या सॉरी अच्छी है, यहाँ पे लिंग संबंधी त्रुटियां हैं। ठीक है, लिंग वचन संबंधी क्या है, त्रुटियां हैं। दूसरा वाले देखना अंकों का औसत अच्छा, ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाले की बात करेंगे तो अंकों की औसत, तो कारक संबंधी त्रुटियां हैं, यहाँ पे की नहीं होना चाहिए। अंकों का औसत अच्छी है, तो यहाँ पे अच्छी नहीं होता, अच्छा होता है, ये विशेषण ही गलत है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अंकों का औसत कैसा है, अच्छा है, याद रखिएगा बी वाला 10 का सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखना 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा शब्द अक्षर का अनेकार्थी है। ठीक है, अनेकार्थी का मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो अक्षर का अर्थ कौन सा हमारा है, अक्षर। तो अक्षर का मतलब आपको बता देते हैं, अक्षर का मतलब होता है सत्य होता है। ठीक है, अक्षर देखना क्या है, अक्षर, अक्षर, आ का मतलब हो गया नहीं, क्षर का मतलब जो नष्ट हो, जो नष्ट ना हो उसको अविनाशी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना अक्षर का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 11, तो ध्यान देना अक्षर का क्या हो जाएगा, अविनाशी। ऐसे ही समझ लीजिए अक्षर क्या, छोटा अ, और आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपका हो जाएगा क्षर। तो आ का मतलब निकलता नहीं, क्षर का मतलब जो नष्ट ना हो, तो जो नष्ट ना हो उसको क्या बोलेंगे, अविनाशी बोलेंगे ना। तो यहाँ पे 11 कौन सा हो जाएगा, बी वाला आपका सही हो जाएगा। अक्षर का निकार्थी क्या है, अविनाशी। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा अक्षर का और कौन कौन सा अर्थ होता है, तो होता है सत्य होता है, धर्म होता है, गगन होता है, अविनाशी होता है। ये अक्षर का क्या है आपका अनेकार्थी है, अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 वाला आपका क्या कह रहा है, ध्यान देना इसमें क्या है, कह रहे हैं कि चरर मरर खुल गए अरर स्वर स्फुटों से। ठीक है, चरर मरर खुल गए अरर स्वर स्फुटों से। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा अलंकार है, अनुप्रास है, रूपक है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वर्ण रा शब्द देखेंगे, रा, रा की आवृत्ति देखेंगे तो बार बार हो रहा ना, रा की आवृत्ति क्या है, बार बार। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती, देखिए चरर में दो रा है, मरर में दो रा रहा है, ठीक है, अरर में दो रा है। ठीक है, तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, यानी कि आवृत्ति का मतलब दोहराव होता है, वहां पे हमारा होता है अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, 12 नंबर का कौन सा हो जाएगा, एक बार। याद रखिएगा जहाँ एक ही वर्ण कई बार आए, यानी कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो अर्थात दोहराई जाए, वहीं पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बाकी रूपक और श्लेष उत्प्रेक्षा आपको ऊपर ही हम समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या होता है। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए श्रृंगार रस, श्रृंगार का रस का क्या होता है, श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति होता है। ठीक है, पहला वाला आपका जो दिया है उत्साह, ये आपका क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। दूसरा क्या दिया है, शोक, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तीसरा आपका क्या दिया, हास, तो ये हास नहीं होता, हास होता है एक, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। याद रखिएगा श्रृंगार की अगर हम लोग बात करें तो श्रृंगार रस का दो टाइप होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। ठीक है, क्या क्या होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जब नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के मिलन का भाव होता है तो वहां पे संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, और जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के विरह का वर्णन हो, यानी कि दूर जाने की बात हो, तो वहां पे क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और रति का मतलब क्या होता है, प्रेम होता है। बात करें तो जो भरत मुनि है,
भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या होती है 8, ठीक है। और एक नवा रस जो है अगर बात करोगे वो कौन सा है, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो निर्वेद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समास, तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। समास शब्द का अर्थ क्या है, समास का मतलब होता है संक्षेप। संक्षेप यानी कि किसी कही गई बात को छोटे में कह के लिख देना। जैसे चार हैं जिसके भुज, ठीक है, चार हैं जिसके भुज, इतना बड़ा लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। चार हैं जिसके भुज, उसको क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। तो समास का सीधे सीधे अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब छोटा करके लिखना, ठीक है। चलिए इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15वां ये क्या कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। पहला क्या है, इस पाठ को पढ़ो, ठीक है, इस पाठ को पढ़ो। दूसरा इन्होंने क्या दिया है, ध्यान देना, यह पाठ पढ़ो। तीसरा दे रखा है इसे पाठ को पढ़ो। तीसरा तो बिल्कुल गलत दिख रहा है, यह पाठों को पढ़ो, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वचन संबंधी गलतियां, ठीक है, पाठों नहीं होना चाहिए। इसे पाठ को पढ़ो ये तो गलती है, और इस पाठ को पढ़ो, इस पाठ को पढ़ो। भाई अगर आप किसी को बता रहे हो इस पाठ को पढ़ो तो वो तो वहीं पे है, तो वहां पे कोई इस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा यह पाठ पढ़ो, ठीक है, क्या हो जाएगा, यह पाठ पढ़ो, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 15 का आपका हो जाएगा बी, यह पाठ पढ़ो, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 16, चलो चलते हैं। 16 क्या कह रहे हैं, देखिए, समास के प्रायः कितने भेद माने जाते हैं, ठीक है। प्रायः कितने भेद माने जाते हैं समास के, तो ध्यान दीजिएगा समास के मुख्यतः कितने माने जाते हैं, आपके 6 भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं, आपके 6 भेद माने जाते हैं। तो कौन कौन सा है, देखिएगा हम आपको बता देते हैं, एक ट्रिक बता देते हैं, आप याद रखिएगा, ध्यान देना। द्वंद्वी अब तक, ठीक है, द्वंद्वी अब तक, ठीक है, अब तक, ठीक है, द्वंद्वी अब तक आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। देखिए स्क्रीन पे हमने क्या लिख दिया, ट्रिक लिख दिया, द्वंद्वी अब तक, ठीक है। अब कैसे कैसे कौन कौन सा है, तो देखना, जो ये लिखा है पहला, ये द्वि लिखा ना, द्वि, द्वि का मतलब हो गया द्विगु समास, और द्व का मतलब हो गया क्या, द्व क्या हो गया, द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्वी अब तक, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बास हो जाएगा बहुब्रीहि समास, तास हो जाएगा तत्पुरुष समास, कास हो जाएगा कर्मधारय समास। तो याद रखिएगा द्वंद्वी अब तक, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो समास के प्रायः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। चलिए स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, कैमरे पे नहीं, ठीक है। चलते हैं 16 के बाद 17 नंबर देखते हैं। 17 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है, कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो 17 उसने बोला है कि कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन सा है, तो याद रखना, ध्यान देना, परति परिकथा, पहला जो इन्होंने दिया 17 में, परति पर कथा, तो ये तो भैया है, ठीक है, परति परिकथा ये तो है, याद रखिएगा। कितने चौराहे, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु का ही है। 17 के बाद फिर सी, मारे गए गुलफान, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु का ही है, ठीक है, मारे गए गुलफान फणीश्वर नाथ रेणु का है। बाकी अगर बात करें डी वाला, तो 17 का डी इन्होंने क्या दे रखा है, उसने कहा था, उसने कहा था ये रचना फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, ठीक है। तो है किसका, तो याद रखिएगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, ठीक है, इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। कौन सी रचना, उसने कहा था ये वाली रचना फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है, इसका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, यही वाला सही हो जाएगा, यही रचना फणीश्वर नाथ रेणु का नहीं है। दोस्त फणीश्वर नाथ रेणु यही है, वही है जिन्होंने पंचलाइट जो है लिखा है,
ठीक है, आपने पढ़ा होगा गोधन वाली कहानी, किसने लिखा है? फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। क्या? पंचलाइट। ठीक है, जो आपने 12th में पढ़ी होगी। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की रचना नहीं है? जी हाँ, प्रेमचंद जो है उपन्यास लिखने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है, तो देखना सेवा सदन, ये तो भैया प्रेमचंद का है 100%। ठीक है, गोदान ये भी प्रेमचंद जी का है। कर्म भूमि, ठीक है, ये भी है भैया। रंग भूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला हो गया। ठीक है, ये सब किसकी है? प्रेमचंद की। श्रीकांत, ये जो श्रीकांत लिखा ये प्रेमचंद जी का नहीं है, ये किसका है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ठीक है, श्रीकांत किसकी रचना है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। याद रखिएगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला। यही रचना प्रेमचंद की नहीं है। बाकी ए बी सी ये प्रेमचंद की रचना है। गोदान प्रेमचंद की रचना है। क्या क्या? गोदान हो गया, गबन हो गया, निर्मला हो गया। ठीक है, कर्म भूमि हो गया, रंग भूमि हो गया, सेवा सदन हो गया। ठीक है, ये श्रीकांत रचना प्रेमचंद जी की नहीं है। किसका है? तो याद रखिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। ठीक है, चलते हैं, चलें अगले पे। चलो अगला कह रहा 19 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं कि गति पाना का क्या अर्थ है? ठीक है, गति पाना का क्या अर्थ है? गति पाना, गति पाना का ये क्या दिया है? गति बढ़ जाना, ये तो गलत है। ठीक है, ये गलत है। दुर्गति होना, ना ना ना, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तेज चलना, ये भी गलत हो जाएगा। गति पाना का फ्रेंड्स क्या अर्थ होता है कि मोक्ष पाना। मोक्ष पाना अर्थात क्या होता है? ईश्वर के चरणों में स्थान पाना। जब ईश्वर जो है सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर में ध्यान करता है और ईश्वर के चरणों में उसको स्थान मिल जाता है, तो उसको कहते हैं मोक्ष पाना। ठीक है, तो गति पाना का अर्थ क्या होता है? मोक्ष पाना। 19 का 19 वाले का आपका ए वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चले आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 कह रहे हैं कि उन्मीलन का विलोम क्या है? ठीक है, उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? तो याद रखिएगा उन्मीलन का विलोम क्या होता है? ध्यान देना, निमीलन होता है। ठीक है, उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन होता है। तो फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा 20 क्वेश्चन का सीरीज था यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से आती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।